लोग 173 से शुरू करते हैं। कल हमने 172 तक प्रश्नों को देख लिया था और आज हम लोग डिटेल में देखते हैं 173 से, ठीक है। और मैं ये जो आपका मैं करवा रही हूँ वो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर के मैं चल रही हूँ। और अभी तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को करा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री को करा दिया है, कुछ पार्ट को कराया है और मेडाइवल को भी करा दिया। आज हम लोग मॉडर्न में ही जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तो उसको देख लेते हैं और ये आपका पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में जो बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। अगला बात क्या किया जा रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में क्या किया कि बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के मुकदमे अंतर्गत क्या किया गया कि मुकदमा चलाया गया, ठीक है। जो केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ उसके अंतर्गत इन दोनों पे मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। तो अन्य भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ष 1930 में क्या होता है कि लाहौर षड्यंत्र का निर्णय आया, ठीक है। जो 1930 में लाहौर षड्यंत्र होता है उसका निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, यानी 3 लोगों को, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है कि 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई और उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 173 प्रश्न संख्या। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी, तो आपका 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था भगत सिंह का उम्र, ठीक है। तो देख लीजिए बी आंसर आपका हो गया। यहाँ पे क्या डिटेल में बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या भगत सिंह भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे, ठीक है। सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ, सितंबर 1907 में हुआ था, ठीक है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अनुशीलन समिति की बात की जा रही है कि अनुशीलन समिति जो थी तो क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुछ 19 समितियों के होने के प्रमाण मिले हैं। कितने मिले हैं, तो 19 समितियों के होने के प्रमाण मिले हैं। और डिटेल में है तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अनुशीलन समिति के बारे में पूरा दिया हुआ है कि देखिए मिदनापुर में था 1902 में बनाया गया, ढाका में कब बनाया गया, अक्टूबर 1906 में, कलकत्ता में बनाया जाता है, ठीक है। उसी के अलावा देखिए मिदनापुर की स्थापना किसने की, तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। उसी तरह से आपका ढाका का जो था वो पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित किया था। और आपका 1902 कलकत्ता में होता है 2 टाइम में, एक 1902 दिया हुआ, एक मार्च 1902 दिया हुआ। तो सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, और प्रमथ नाथ मित्र जो थे अध्यक्ष थे 1902 वाले में, जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे जिसको बागा जतीन कहते थे, ठीक है। और अगला देखिए इसी में अगला नाम है वारिंद्र घोष जी का भी नाम है, ठीक है। और सुमित सरकार के अनुसार, ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में इनके बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के अनुसार नेतृत्व में क्या होता है कि 1906 में युगांतर जो साप्ताहिक का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है।
और हेमचंद कानूनगो जो थे कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोग एवं बम विशेषज्ञ थे। ठीक है, हेमचंद कानूनगो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, 176 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति का एक क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो किसने बनाया था? तो ये सूर्यसेन थे। यहाँ डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चिटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल के क्या किया कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। किसने? तो सूर्यसेन जी के द्वारा किया गया। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ और प्रीतिलता वाडेकर, उसके बाद गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और टेगरा बल प्रमुख थे। ठीक है, 18 अप्रैल क्या होता है कि 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ठीक है, और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चिटगांव शस्त्रागार का पर क्या किया कि आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, देखिए 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच क्या होता है कि संघर्ष हुआ और 80 सैनिक और 12 जो है क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और फांसी कब दे दी गई? तो 1934 में आपका 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है चिटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन थे? तो सूर्यसेन थे। देखिए अगला बोल रहा है क्या कि निष्क्रिय निरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष थे। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। ठीक है, उनका मानना है कि अंग्रेजों को भारत पे अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, यानी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक क्या किया कि आपका अखबार निकाला। ठीक है, और जिससे से कि इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, अगला देखिए अन्य सदस्यों में जो है रामचंद्र बरकतुल्ला, उसके अलावा राष्ट्र बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान मैडम, भिकाजी कामा, भाई परमानंद करतासी सराबा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि गदर गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था आपका प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, जो गदर पार्टी स्टार्ट होता है उसको। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 ईस्वी में क्या होता है कि अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। ठीक है, इस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। ठीक है, उनके लिए एक मौका है और इस मौके पर कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का क्या किया? लाभ उठाया और गदर क्रांतिकारी के सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं क्या कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ठीक है, और ये शब्द है बाल गंगाधर तिलक जी का। देखिए 1906 में के बाद क्या होता है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए यहाँ अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। देखिए यही है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, तो ये किया था सी राजगोपालाचार्य ने किया था। सी राजगोपालाचार्य ने किया था, यानी बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ कि सी राजगोपालाचार्य की मान्यता थी कि स्वराज जन्म सामान्य हेतु होना चाहिए। ठीक है, न कि केवल कुलीन और अभिजात वर्गों के लिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस जो है किताब किसने लिखी थी, तो ये लिखा गया है CR दास जी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो है इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक है चित्तरंजन दास, CR दास जिनको बोलते हैं, तो ये लिखा गया था। देखिए अगला क्या बोल रहा है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय जो है वो अनहैप्पी इंडिया के लेखक है। देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का पत्रों का क्या किया, संपादन किया। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार जो है वो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। कब कब, एक तो है आपका 1906 में किया गया, 2 आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कब कब किया गया, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जो होता है कि अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया और दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे और वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की गई थी, तो पहली बार ये आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो किसने किया था, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। तो देखिए यहाँ डिटेल में देखते हैं, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य जो था मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। और ठीक है, इसी विचार के अनुरूप ढाका में क्या होता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। ठीक है, और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति जो थे का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का क्या किया गया, सचिव नियुक्त किया गया और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने। कौन बने, तो आगा खां। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए यहाँ क्या बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि विकल्पों में
इन तीनों नामों के न रहने के कारण इनमें से कोई दो नाम रहने पर भी संस्था के संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। सलीमुल्लाह खां पहले, दूसरा आगा खां और तीसरा मोहसिन उल मुल्क रहेगा। ठीक है, प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या बोल रहा है, तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो किस लिए प्रार्थना की थी, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की आपकी क्या की थी, आपकी प्रार्थना की गई थी। देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों को एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा भारत में रक्षा की जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में। ये बोल रहा है क्या कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो मिंटो मार्ले 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, तो 192 की बात की जा रही है। तो इसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो टी.एस. ऑलकॉट का नहीं था। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और देखिए तिलक ने 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया। ठीक है, अप्रैल में किया और सितंबर में किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में क्या होता है कि होम रूल लीग आरंभ हुआ। एम सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट को होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि किस अधिनियम में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो ये किया था उन्होंने कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, कह रहा है क्या कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। ठीक है, तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना ली थी कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। ठीक है, उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया। क्या नाम दिया, तो कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया। ठीक है, देखिए तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा और उंडले ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की एक संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें से क्या हुआ कि लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस लीग आपका क्या होता है समझौते की सराहना की गई। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई और ये तिलक और एनी बेसेंट बैठक को संबोधित किया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो 1917 में नियुक्त किया था। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। बोल रहा है क्या कि सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, और इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से निंदा करते हुए चार्टर कमेटी अपना रिपोर्ट देती है। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या
कि आपका होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि देखिए इसमें था आपका, इसमें पहला सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। आपका बोल रहा है क्या कि होम रूल आंदोलन के नेता जो दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्तरदायी शासन का एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, ऐसे जैसे गोरो द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, जैसे आपका कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है बोल रहा है। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो ये शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, ठीक है। किसके द्वारा, तो कर्जन के द्वारा। इसके विरोध में क्या होता है कि राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई और कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहाँ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी कब्जे के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया और यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया, ठीक है। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो गई और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या होता है कि गठन कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किया। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के सहयोग प्रस्ताव को पेश किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आपका नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव जो थे वो प्यारेलाल जी थे, ठीक है। अगला देखते हैं। नोआखली काल में प्यारेलाल जो थे महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन जो डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारेलाल ने आपका गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, अदा की थी। अगला देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न कह रहे हैं क्या कि निम्न में से बताना है कि महात्मा गांधी को भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण था 1917 में जो हुआ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में आपका 1917 में किया। चंपारण के एक किसान जो थे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों के चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित कर लिया गया कि उन्हें अपने जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है, और जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बगान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी और किसानों ने इसे उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी से चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया, ठीक है। और क्या होता है कि चंपारण में सत्याग्रह महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं अगला क्या प्रश्न बोल रहा है कि आपका कह रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो ये था उनके भावनगर का कॉलेज था, श्यामल दास कॉलेज था। देखिए यहाँ पे डिटेल में बोल रहा है क्या कि आपका महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से किया था। कहाँ से किया था? हाई स्कूल, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से किया था। इसके उपरांत भावनगर में स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत क्या होता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई की। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न बोला जा रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो ये चंपारण आंदोलन था। चलिए अगला देखिए, चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ यूरोपियों का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई और गांधी जी के चंपारण आने के लिए क्या किया? आमंत्रित किया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल थे। ये आंसर हो जाएगा। यही आपका ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये तो आपका यहाँ पे देख लेते हैं, एक पॉइंट है। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार पर कहाँ किया गया? तो ये किया गया था चंपारण में। यहाँ पे देख लीजिए आप, डिटेल में मैंने करा दिया है। देखिए फिर से देख लेते हैं। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में क्या होता है, गोरे बगान मालिकों के चंपारण के किसानों ने एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 वे भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी और गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय क्या नेता थे। ठीक है, अगला देखिए, ये तो हो ही गया है, आपको चंपारण हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आपका क्या बोला कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डिटेल है, आप देख लीजिए। एक प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की? तो ये किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह यानी 1859 से 60 में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पापना विद्रोह जो होता है 1873 से 76 में हुआ। ठीक है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। ठीक है, जो नील विद्रोह होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हो गए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ठीक है, और यह नील आंदोलन के इतिहास में पहली अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों की सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी और बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। ठीक है, सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय कर बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और 1860 में क्या होता है कि नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि इलाकों क्षेत्रों में क्या होता फैल गया और किसानों की एकजुटता ने
एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए, ठीक है। और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों के अखबारों में अपने लेखकों द्वारा जन सभाओं के माध्यम से इन विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें से हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, और आपके कौन थे, मुख्य भूमिका उनकी रहती है। और नील बगान मालिकों के आपके अत्याचारों का खुला चित्रण जो है वो दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है, आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। तो ये भाग लिया था वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन में। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। देखिए यहाँ अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो रेमंड चार्ल्स एंड्रयूज जो थे वो आपके स्वतंत्रता के क्या आंदोलन के मित्र थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पूरा क्या डिटेल में बोल रहा है कि चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज जिसको बोलते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। उन्होंने भारतीयों से उनका गहरा लगाव था और इस तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी ने इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये साउथ अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में महात्मा गांधी जी के साथ रहे और गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति उनके निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। एंड्रूज 1925 से लेकर के और 27 में क्या होता है कि 25 और 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के क्या बनते हैं, अध्यक्ष भी रहे थे। और इन गोलमेज सम्मेलन जो होता है में भाग लेने के लिए वो गांधी जी के साथ लंदन में गए थे। गांधी जी जो है वो कब भाग लेते हैं गोलमेज सम्मेलन में, तो आपका गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा होता है उसमें भाग लेते हैं, और दूसरा कब होता है तो 1931 में होता है, ठीक है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि आपका अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या अंत्योदय जो आपका कार्यक्रम होता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता जो करना होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा ये हो गया। देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, और इस कार्यक्रम का विचार जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इस संदर्भ में आपका कह रहा है क्या है कि गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लॉस्ट से प्रभावित थे, ठीक है। अनटू द लॉस्ट, ठीक है, जो जॉन रस्किन की बुक है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो आपका किसने हिस्सा लिया था, तो ये औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। कब हुआ था अहमदाबाद, तो ये होता है 1917-18 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, ठीक है, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्चे का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली थी, ठीक है। अगला देखिए आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए, तो ये थे आपके कौन, जमनालाल बजाज थे, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वर्ष 1930 में जेल भी गए वे, और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन में भाग भी लेते हैं, ठीक है।
भाग लिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया, तो ये लिया था चंपारण आंदोलन में। ठीक है, चलिए इस अगला देख लेते हैं हम लोग। एक ही प्रश्न बहुत बार आया है तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा, तो तिनकटिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने पहले डिटेल में देख लिया था, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, इसको देख लेते हैं। अगला क्या आपका बोल रहा है कि बिहार में तिनकटिया में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो ये था 3/20 भाग। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, तो संबंधित नहीं थे तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे नहीं थे। ठीक है, अगला यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या, डिटेल में देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन जो होता है 1917 में महात्मा गांधी जी का के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, कौन, तो जयप्रकाश नारायण। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सन 1917 में चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं थे, तो ये राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो नहीं संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था आपका किसके द्वारा, तो ये था आपका स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। ठीक है, तो आपका ये आंसर ए हो जाएगा। देखिए डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में क्या होता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1936 में, और कहाँ, तो लखनऊ में। इसका जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था बदल के। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान अंजीरंगा महासचिव चुने गए। ठीक है, और फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया गया था अंजीरंगा के द्वारा। अगला देखिए बोल रहा है क्या कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था सन 1920 में। देखिए इसमें पूरा डिटेल देख लीजिए। एम.एन. जोशी, जोसेफ बेप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों ने अखिल भारतीय व्यापार संघ एवं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल क्या थे, चमनलाल प्रथम महासचिव थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय और चमनलाल जो थे वो आपके महासचिव थे। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, तो ये लाला लाजपत राय थे। तो आपने ऊपर देखा ही है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे, तो ये M.N. रॉय थे। और देखिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में आपके व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। M.N. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। ठीक है, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में यहाँ क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले सभी भारतीय विद्यार्थियों को देखभाल करना था। ठीक है, और करना इसका कर्तव्य था। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था।
अगला देखिए बात किया जा रहा है तो रॉलेट एक्ट का बात किया जा रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, जो था वो लक्ष्य था। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, कह रहा है क्या कि मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से था। तो जलियांवाला बाग जो था वो किससे था, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से था। देखिए यहाँ पे बी आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर तो नहीं है, नहीं। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो कब किया गया, तो सन 1919 में किया गया था। अगला देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी डॉलप की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया और रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे वह जब चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना आपका क्या, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न अगला बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए कौन लोग जमा हुए थे, तो जमा हुए थे कि आपके किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, यह जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल में बोला जा रहा है क्या कि रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी द्वारा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और जिससे कि वहाँ की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल मलिक और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या हुआ कि इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। ठीक है, अगला देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी, तो ये किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने लौटा दी थी नाइटहुड की उपाधि। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कब, तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, अगला टैगोर ने कहा था, समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। आपका अगला प्रश्न क्या बोला कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। किसने मारा था, तो ये उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, तो ये देख लीजिए 1940 में। अगला क्या होता है कि मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाले बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी और जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो ये किस लिए संबंधित हो, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है।
देखिए अगला क्या है कि वर्ष 1919 से भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली मार चलवाकर हजारों लोगों की हत्या करवा दी थी। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि अमृतसर जो है वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मारा था? तो मारा था उधम सिंह ने। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, देख लीजिए डिटेल में। मार्च 1940 में पंजाब में क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर, ठीक है, की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, मार्च 1940 में। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलनों को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक नए अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये किसने देखा था? तो महात्मा गांधी ने देखा था। देखिए यहाँ डिटेल में दिया गया है कि 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को जिसके गांधी जी थे। ठीक है, दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू पुलिस को एकजुट करने का स्वर्णिम अवसर है। ठीक है, जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। देखिए अगला क्या आपका बोल रहा है प्रश्न। देखिए गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या बोला कि गांधी जी के असहयोग आंदोलनों में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार की राजस्व में कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो आपको बताना है, तो ये आपका हो गया बिहार। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बिहार। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि असहयोग गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रसारित करने के लिए उसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे, और इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर और नेपोलियन और शेक्सपियर आदि शामिल थे। सोचिए राजस्व के लिए जो है सरकारें क्या क्या करती हैं, और बिहार में जो भी बंद भी हो गया लेकिन फिर भी साइड से शराब चलती रहती है। देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्या बोला जा रहा है। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो किया था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? तो समर्थन किया गया था गांधी जी के द्वारा। बी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा
तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। ठीक है, और क्या होता है कि आगे देखिएगा, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक नए स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा, जो आगे 100 वर्षों से भी अधिक प्राप्त जो आगे 100 वर्षों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है, तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो ये किया था 1920 में। सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बात किया जा रहा है क्या कि वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की। ठीक है, दिसंबर 1920 में जो होता है, नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर ली गई और फलस्वरूप क्या होता है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ गांधी जी के द्वारा, तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और पश्चिम भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में से असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन जो थे 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो किस क्षेत्र से थे, तो ये छपरा से थे। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि राहुल संकृत्यायन जो थे, डिटेल में देख लेते हैं। उनका टाइम पीरियड 1893 से लेकर के 1963 तक था। ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की और वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा दामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उन्हें 6 महीने की जेल हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे और वर्ष 1922 में वे छपरा डीसीसी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलनों को अपना हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो ये थी आपकी चौरी चौरा कांड के बाद हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि चौरी चौरा जो होता है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। ठीक है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की और असहयोग आंदोलन को समर्थित कर दिया। ठीक है, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने इस घटना को निंदा की और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी रोक दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात क्या किया जा रहा है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, तो ये था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखिए अगला क्या बोल रहा है कि देखिए बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में क्या किया, प्रवेश लिया। अगला देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है क्या कि 1921 के मोपला आंदोलन को जो शाखा थी वो किसकी शाखा थी, तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थी। ठीक है, जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाते जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए।
यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका 142 का सी हो गया। अगला देखिए, इसमें डिटेल में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जो थे वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों को हड़ताल का सफल नेतृत्व किया था, और वर्ष 1920 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक सहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में आपको अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय और स्कूल का बहिष्कार भी किया। इस कार्यक्रम ने क्या किया कि देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया, और गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृतियों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हो गया कि हमारी जीत होगी, तो केवल गांधी जी की को अंग्रेजों के हराने का तरीका मालूम था। ठीक है, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांवों में निवास करने वाले देश के 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए, और इस प्रकार गांव में रहने वाले करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी, और स्वराज्य की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न बोल रहा है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया, तो ये आपका आरंभ किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गया, और बारदोली के मेड़ता बंधुओं यानी कल्याण जी और कुंवर जी और तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। ठीक है, और बिहार जो बीपीएससी ने दूसरी बार साराबंदी आंदोलन को कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के जगह पे आपको 1922 से लिख दिया, जो गलत है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता 1928 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1922 लिख दिया, जो गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या बोल रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था केरल में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न बोल रहा है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये था असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण चौरी चौरा कांड। ठीक है, देख लीजिए डिटेल में देखते हैं। 4 फरवरी 1922 को ही चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, वापस ले लिया। ठीक है, मतलब आरंभ नहीं किया, वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे, तो बारदोली में। आंदोलन समाप्त करने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता तो वो भी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, कह रहे हैं क्या कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही
क्रम लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे चौरी चौरा कांड है, उग्र भीड़ पर लाठियों का, पुलिस थाना का जलाना, आंदोलन का स्थगित किया, गिरफ्तारी। ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा क्या, देखिए 1 2 3 4 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले क्या किया गया था, चौरी चौरा कांड में पुलिस से गोली कांड होती है, उसके बाद क्या होता है कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है आंदोलन को, गांधी जी को लास्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देखिए ये आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आपका कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वाले ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस ने गोली चलाई। फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने भी थाने को आग लगा दी। इस घटना को खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई और सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठा करके 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद को त्याग पत्र दिया था। ठीक है, तो ये दिया था बिहार और उड़ीसा के गवर्नर को। ये आपके कहाँ गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, तो त्याग पत्र दे देते हैं वो बिहार उड़ीसा में, वो त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, वो गवर्नर रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म जो होता है वो 24 मई 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, प्रथम भारतीय थे जनरल एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले। ठीक है, वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय के काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में संयुक्त पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 1923 से 28 के मध्य काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति, ठीक है, का कारण था। क्या कारण था, तो देखते हैं। ये कारण था, बी हो जाएगा। ठीक है, तो 248 का आंसर है तो बी हो जाएगा। देखिए आपका इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्यों, तो देख लेते हैं इसको डिटेल से। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया था। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर के हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले आपके क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण इस काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। ठीक है, देखिए स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, तो किसकी असफलता के बाद हुई थी, तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। देख लीजिए यहाँ डिटेल में बोल रहा है क्या कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1930 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया और साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपने वचनबद्धता को दोहराया। ठीक है,
देखिए अगला क्या है, तो अगला बोल रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो आज के लिए देखिए यहाँ पे एक और लास्ट प्रश्न है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1923 में बोल रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो ये किया जाता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, और कल हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। और इस तरह से जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में BPSC ने पूछे हैं, तो आप प्लीज़ उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। वो बहुत सारे प्रश्न अभी भी रिपीट हो सकते हैं, या एलिमिनेशन के प्रोसेस में आप बहुत सारे चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।